सभी को नमस्कार। कैसे हो बच्चों? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो वीडियो आई थी हमारी यूट्यूब पे वो हिस्ट्री को लेकर वोकैब या इंग्लिश की जो हिस्ट्री रही है उसको लेकर थी, और थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर है। तो वो हमारी कुछ वीडियोस आई हैं वहाँ पर, लेकिन बाकी जो वोकेबलरी वाला सिलेबस है वो रेगुलर बैचेस में हमारा ऐप पे चल रहा है, तो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो किसी को अगर वोकैब रेगुलर बैच ज्वाइन करना है तो ही और शी कैन ज्वाइन देयर, यू नो, सो दैट्स गोइंग ऑन देयर। सो जो भी बच्चा वोकैब से संबंधित प्रैक्टिस बैच या रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहता है, फ़िलहाल तो रेगुलर बैच चल रहा उधर, लेकिन अगर प्रैक्टिस बैच कि वो चाहता है क्लास लेना, तो प्रैक्टिस बैच जल्दी आने वाला हमारे ऐप पे द बेनवोलेंस करके, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ग्रामर इंग्लिश की ग्रामर की बात चल रही है। पहले तो वर्ड पे थोड़ा चले जाएं कि वर्ड है क्या। अगर वर्ड की बात करूं बच्चे, तो वर्ड जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड होता है। मैंने बताया था आपको कि ग्रीक भाषा जो है वो, या लैटिन भाषा, ये बड़ी पुरानी भाषा है, मतलब 5-6 हज़ार सालों का इतिहास है इनका। तो इसमें जो भी इनसे हमें वर्ड मिले हैं, तो वो वर्ड एग्जैक्ट ना होकर कुछ चेंज के साथ इंग्लिश में, जैसे कि मान लीजिएगा मुझे हुंडई का इंजन यूज करना, मतलब मैं एक कार मेकर हूँ और मुझे गाड़ी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, हुंडई का मान लीजिएगा मैंने कंसेप्ट चुराया और उनका इंजन लिया, और उसमें इंजन में थोड़े मॉडिफिकेशन करके अपने नाम से विशेष ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमोबिल्स, इस तरह से मैंने अपना स्टार्ट कर दिया काम, ठीक है। तो वो मेरा इंजन हो जाएगा, मेरा अपना पुर्जा होगा। तो इसी तरह इंग्लिश में है। इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, उन जो भाषाएं हैं, जो पुरानी भाषाएं हैं, उनके वर्ड उठकर इंग्लिश में यूज होने लगे हैं, बट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, मतलब कुछ अंतर के साथ। अब वो अंतर जो है, वो जब हम उसे सीखते हैं वर्ड को, तो वो अंतर ध्यान रखना पड़ता है, वो हमें देखना पड़ता है वर्ड कहाँ से आया था। अच्छा, वर्ड जहाँ से आया था उसका अपना एक सिस्टम है उधर, मतलब मान लीजिएगा वो वर्ड उधर नाउन था, तो नाउन का उनका सिस्टम कुछ और होगा, यहाँ पर सिस्टम कुछ और होगा। तो उस वर्ड को हम थोड़ा सा चेंज करके अपने सिस्टम में कन्वर्ट करके उसको अपने हिसाब से फंक्शन के मुताबिक यूज कर लेंगे। तो आओ ग्रामर पर आते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो आपका ये छोटा सा एक मैं लिखवा देता हूं, ये आपका वर्ड है, मतलब इस वर्ड से इस वर्ड को लिया है, और ये वर्ड आपका ग्रीक है। ग्रीक, ये बच्चे ग्रीक वर्ड है। अब ये ग्रीक वर्ड है, तो इससे जो वर्ड इतना हमने चुरा लिया, इतना हमने निकाल लिया, इतना वर्ड हमने निकाला। अच्छा, इसका मतलब क्या था उनकी भाषा में? ग्रीक में क्या मतलब है इसका मतलब होता है बेटा आर्ट ऑफ लेटर्स। आर्ट ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों की एक तरह की कला, उनका एक तरह का इस्तेमाल, किस तरह से उनको हमें यूज करना है ताकि एक खिलावट निकल के आए, एक तरह का बड़ा प्लेजेंट सा सेंस निकल के आए, जिससे एक मीनिंग कन्वे हो पाए। तो आर्ट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो लेटर्स वर्ड लेटर से आ गया, लेटर से। अच्छा, लेटर जो वर्ड है वो लिटरा से आया, एक वर्ड होता है लिटरा, तो वहां से आया। मैं अंदर नहीं घुस रहा, हालांकि आपको उस चीज से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाना कि कौन सा वर्ड कहां से आया, उसका रूट क्या था, हमें उससे मतलब नहीं। हमें सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, एरर आती हैं, वो सोल्व करनी होती, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतिहास भी पढ़ें, मैथमेटिक्स भी पढ़ें, रीजनिंग भी पढ़ें, और इनके ये भी सीखते रहे कि कहाँ से आए हैं और वो भाषा कौन सी थी। तो भैया इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो हम आपको इतना गौर नहीं करना, लेकिन मेरा थोड़ा सा दायित्व बन जाता है कि मैं चीज़ों को कनेक्ट करूं। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, इन चीज़ों को सप्रेस करते हुए मैं मेन टॉपिक पे आने लगूंगा। लेकिन शुरुआत है चूंकि ग्रामर की,
तो शुरुआत थोड़ा सा बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ शुरू कर रहा है वो शुरू से शुरू कर रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं कि बीच में से कूदा है कहीं पे, तो उसे एक बेफिक्री सी रहती है। तो हम आर्ट ऑफ लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर, अच्छा लेटर क्या होता है बच्चे, लेटर होता है रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। अगर मैं लेटर की बात करूं तो रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड है, यानी कि लिखित अवस्था। कोई भी आप साउंड बोलते हो उसकी एक लिखित अवस्था, लेकिन मिनिमम इस वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि उसे ब्रेक ना किया जाए, फर्दर ब्रेक ना किया जा सके और ना तोड़ा जा सके, तो उसे हम लेटर कहते हैं। लेटर जो वर्ड है, मतलब ये जो मिनिमम यूनिट है आपकी, दिस इज द मिनिमम यूनिट ऑफ योर लैंग्वेज। तो मिनिमम यूनिट ऑफ लैंग्वेज ये कहलाती है मिनिमम यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की अक्षर, यानी कि अक्षर कह देते हो आप, वो मिनिमम यूनिट है। मिनिमम यूनिट है, मिनिमम का मतलब इससे कम नहीं होगी। इसकी अगर बात करूं तो ये फर्दर नॉन ब्रेकेबल है, मतलब आगे फिर नहीं तोड़ी जा सकती, तो फर्दर नॉन ब्रेकेबल, नॉन ब्रेकेबल मतलब इसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ये और नहीं टूट सकती। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आपके पहले इस पर थोड़ा सा आ जाता हूं। अच्छा लेटर की अगर बात करें तो रिटन फॉर्म ऑफ साउंड है। इस इतने से हिस्से पर, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड पे कुछ देर के लिए मैं रुकना चाहूंगा और इसे थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको बस। ग्रामर, ग्रामेटिका लिखना, ये आर्ट ऑफ लेटर्स, लेटर, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। तो रिटन फॉर्म ऑफ साउंड का मतलब ये कि मान लीजिएगा आज हम जिस दौर में हम खड़े हैं, तो आज बहुत विकास हो चुका है, लैंग्वेज का भी, हमारा भी, सबका विकास हो चुका है और विकास हो रहा है। लेकिन आज से हम 6000 साल पूर्व में चले जाएं या 7000 साल पहले चले जाएं, तो उस टाइम पे भाषाएं तो थी नहीं। मान लीजिए मैं मैक्सिमम 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूं आज से, तो उस टाइम पे भाषाएं तो थी नहीं, लेकिन उस टाइम पे इंसान तो थे। इंसानों का तो बहुत पहले से ओरिजिन माना गया है। तो इंसान थे, जानवर थे, पशु, सब ये जितने भी जीव थे, प्राणी थे, ये तो सब थे, लेकिन इंसानों का विकास नहीं था, विकास उनका भी नहीं था। तो जब इंसानों का विकास नहीं था, उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी, तो फिर लैंग्वेज ना होने के बाद भी वो बोलते कैसे थे, वो कैसे अपने थॉट्स बता पाते थे। तो अपने थॉट्स बताने के लिए वो क्या करते होंगे, तो उस टाइम की बात अगर की जाए तो उस टाइम पे वो अपने थॉट्स सबसे पहले या तो नॉन वर्बल तरीके से, या आज की बात करें तो आज वर्बल तरीके से, यानी कि अगर वो कम्युनिकेट करते होंगे, तो अगर मैं टोटल कम्युनिकेशन की बात करूं कि कम्युनिकेट कैसा करता है इंसान, तो वो 2 तरीकों से करता है। 2 तरीकों से कैसे करता है कम्युनिकेट, मैं इधर लिख रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो कम्युनिकेशन होता है बच्चों 2 प्रकार का मेजरली। पहला वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल, यानी कि वर्बल का मतलब जिसमें वर्ब हो, वर्ब मतलब शब्द। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है, क्रिया नहीं होता है, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जैसे हम, तो हम उसको डील करेंगे। देखिए बिल्कुल शुरू से करेंगे तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी, आपको ये बेफिक्री रहेगी कि यार छूटा तो नहीं कुछ, है ना। तो आप ये देखिएगा वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब रिलेटेड टू वर्ब, रिलेटेड, और ये भी वर्ब। अच्छा वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ड। अगर मैं बात करूं कहीं, लिख दूं कहीं, तो वर्ब का मतलब होता है बच्चों वर्ड, शब्द। ये ध्यान रखना, आगे से हम डील करते रहेंगे, लिंक कर देंगे, जो भी आपने आगे पढ़ा है वो सब कनेक्ट हो जाएगा। तो वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल की बात की जाए तो वर्बल 2 प्रकार के होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल और रिटन, यानी कि ओरल या रिटन, या लिखित फॉर्म में या बिना लिखित फॉर्म के। अच्छा नॉन वर्ब क्या होता है, इसमें वर्ब ही नहीं आ रही,
वर्ब भी वर्ड नहीं आ रहा, यानी कि वर्ब का मतलब शब्द ही नहीं है। तो बिना शब्दों के हमारे किस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। तो बिना इसके हमारा या तो होता है बॉडी लैंग्वेज, आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए बता पाते हो। बॉडी लैंग्वेज से कैसे बता पाते हो? या बॉडी लैंग्वेज का मतलब आप जैसे कि आपका तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है, बोलने का बिना शब्दों के तरीका क्या है। बोलने का बिना शब्दों का मतलब मेरा कि आप बोल कुछ नहीं रहे लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बता पा रहे हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज में काउंट हो जाएगा। साइंस जो होंगे आपके, मान लीजिएगा बात की जाए साइंस, दूसरे सिंबल्स ये हो गए, तीसरे आपके जेस्चर्स हो गए, जेस्चर्स, उसके बाद आपका अटायर हो गया, अटायर, नेक्स्ट आपका फेशियल यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल में, पहली बात सुनिएगा, वर्ब का मतलब शब्द होगा, वर्ब का मतलब शब्द होगा, ये बिना शब्द का, ये शब्द का। शब्द के दो प्रकार के होते हैं, एक ओरल एक रिटन, एक लिखित फॉर्म में एक बिना लिखित फॉर्म के, लेकिन शब्द फिर भी चल रहा है। यहां पे शब्द ही नहीं होता है, मतलब मुंह नहीं खुलेगा। तो ये कैसे होता है? जैसे कि मैं आपसे बात करूं बॉडी लैंग्वेज के जरिए, आप कैसे उठते हो, आप कैसे बैठते हो, उससे एक अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला को क्या जरूरत है या सामने वाले के पास क्या चीज हो सकती है। साइंस, अगर मान लीजिएगा मुझे पानी चाहिए, तो मैं कुछ पानी की तरह ऐसे ऐसे करके बताऊंगा, बहता हुआ कुछ बताऊंगा, तो उससे मेरे साइंस से समझ लोगे आप कि ये मुझे चाहिए। अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं उस तरह का साइन बनाऊंगा। सिंबल से अंदाजा लग जाता है। मान लीजिएगा कहीं आपने सिंबल लगा रखा खतरे का, तो उससे समझ में आ जाएगा यहाँ खतरा है, लेकिन खतरा वर्ड नहीं लिखा, सिंबल से क्लियर हो रहा है कि खतरा होगा। तो जेस्चर्स, आपके जेस्चर्स किस तरह के, हाथ पैर आप किस तरह से हिलाते हो, जेस्टिकुलेशंस क्या होते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है। मान लीजिएगा आपको दर्द हो रहा है तो आपके पास वर्ड नहीं है, मतलब इस कम्युनिकेशन से तो हम दूर हैं, इधर की तरफ हैं, तो अगर आपके पास वर्ड नहीं है, दर्द आपको हो रहा है, तो आप चेहरे से ऐसे करके बता दोगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इसको पेन है। या आपको अगर खुशी हुई तो आप ये नहीं कहोगे कि यार मुझे बहुत खुशी है, आप सिंपल आप ऐसे कह दोगे। तो आप अपने जेस्चर से या जेस्टिकुलेशन से, अच्छा जेस्टिकुलेशन मतलब हाथ पैरों से आप जो इशारा करते हो, आप हाथ पैर हिलाते हो, कुछ बोलते वक्त, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, मैं बोलूं ना और हाथ पैर हिलाता हूं, तो जेस्टिकुलेशंस होते हैं। एक वर्ड और होता है जेस्टिकुलेशन, जेस्टिकुलेशन। तो इसके जरिए भी, यानी हाथ पैर हिलाकर, मान लीजिए किसी ने कहा रमेश कहां है, तो आपने बताया नहीं कि रमेश वहां है, आपने कह दिया यूं, आपने इस तरह से कहा, तो इस तरह से वो समझ गया और वो शायद जा सकता है वहां तक। तो अब जब भाषाएं नहीं थी तो ये कम्युनिकेशन चलता था, ये कम्युनिकेशन उस टाइम पे था। यानी कि जब भाषाएं आई तो लेटर आए तो उनकी फॉर्म्स आई, यानी कि रिटन फॉर्म आने लगी, लेटर का मतलब रिटन फॉर्म, और फिर जब रिटन फॉर्म आई तो फिर उसकी एक आर्ट आई, और आर्ट को हमने कह दिया ग्रामर। अच्छा, उससे पहले ये जो दो चीजें हैं ये तब तक नहीं थी, यानी कि 6-7 हजार साल पहले की बात मैं करूं तो ये चीजें उस टाइम तक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे ये तो थी, क्योंकि इंसान तो जी रहा था, इंसान खा भी रहा था, पी भी रहा था। तो मान लीजिएगा इसका एक सबूत बताता हूं अब आपको। जैसे कि मान लीजिए आज भी अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा एकदम से बोलता नहीं है, उसको कोई किताब नहीं उठाता, वो लोगों से मिलता भी नहीं है, फिर भी वो अपनी परेशानी कैसे बता पाता है। मान लीजिएगा उसे भूख लगी है तो वो रोएगा, उसे प्यास लगी है तो वो रोएगा, वो खुश है तो हंसेगा, वो आधी बातें उसकी माँ उसे देख के समझ जाती है कि वो पेन में है। यानी कि उसे कोई भी दिक्कत होती है वो उस तरह का एक्सप्रेशन करता है, या उस तरह की वो स्क्रीमिंग करता है, चिल्लाता है, रोता है, गुर्राता है, घूरता है, या किसी चीज को देखता रहता है, तो उससे उसकी माँ या हम लोग समझने लगते हैं कि शायद इसको ये चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो हम लोगों में घुलता बैठता है, तकनीकी को समझता है, विकास को देखता है, तो वो लैंग्वेज की तरफ अग्रसर हो जाता है, उसका मोड लैंग्वेज में वर्बल होने लगता है। तो इस तरह से उसका ये होता है। लेकिन आज भी
कुछ ऐसी कबीले हैं, जनजातियां हैं जो शायद लैंग्वेज यूज नहीं करते, फिर भी उनका काम चल रहा होगा। दूसरी चीज, मान लीजिए जानवरों की बात करें, जानवरों में कोई विकास नहीं है इस तरह वाला, जानवरों में कोई लैंग्वेज नहीं होती है, फिर भी वो अपनी सारी बातें कैसे बता पाते होंगे? तो वो एक्सप्रेशंस के जरिए या इमोशंस के जरिए, फीलिंग के जरिए, अपने तरीकों के जरिए, रंभाना, चिल्लाना, गुर्राना, चीखना, भौंकना, उन सारी बातों के जरिए वो अपने एक्सप्रेशन बता पाते होंगे और सामने वाला कुत्ता कुतिया जो भी होते हैं वो सब समझ जाते होंगे। अब ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद ये आता है कि ये सारी चीजें होने के बाद आज जिस दौर में हम खड़े हैं उस दौर में ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन हमारे पास है। ये कम्युनिकेशन तब आया जब हमारे पास लेटर आया। लेटर क्या चीज थी? रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। मान लीजिएगा मैंने कहा आपसे क, तो ये क कहने के बाद अगर इसे आपने पेपर पे उतार दिया, अगर आपने इसे को लिख दिया तो ये लेटर बन जाएगा। तो ये समझिएगा बच्चों, ये लेटर हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बोल सकते हो आप कुछ भी। तो उस हिसाब से ये लेटर्स का जन्म हुआ। अब इन लेटर की जो व्यवस्था तैयार हुई, जो एक मीनिंगफुल मैसेज दे पाए आपको, जो एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करा पाए। देखिए लैंग्वेज जो होती है बच्चों, इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो ये एक्सप्रेशंस का एक तरीका है, एक जरिया है। अब आप अपनी अंदर की पड़ी हुई भावनाओं को किस तरीके से बता पाते हो, वो माध्यम ही लैंग्वेज होता है। मान लीजिएगा मुझे प्यास लग रही है और मैं इशारों से भी काम चला सकता हूं, लेकिन मैं बोल के बताऊंगा तो शायद ज्यादा विकसित दिखाई दूंगा मैं। तो मैं अपनी भाषा, अपने भावों को या अपने इमोशंस को, थॉट्स को, आइडियाज को, एक्सप्रेशंस को किस तरह से शब्दों में पिरोकर सामने वाले तक भेजता हूं, वो शब्दों वाला जो मेरा कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और ये जो माध्यम है ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है। और इस लैंग्वेज में जो अक्षर यूज कर रहा हूं वो साउंड है रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म का मतलब वो लिखे जा चुके हैं कभी ना कभी। अब इसके बाद हुआ ये कि मान लीजिएगा लेटर बन गया। अब लेटर मान लीजिएगा ये बन गया, एक क बन गया, कोई बन गया मां बन गया, कोई लॉ बन गया, ठीक है। अब इन लेटर से मैंने मान लीजिएगा लमक लिख दिया, मैंने मान लीजिएगा मक्कल लिख दिया, मक्कल, ठीक है। और एक मैंने लिख दिया कमल। तो इन 4 तरीकों में, मतलब ये 3 लेटर से हमने 4 तरीके व्यवस्थित किए और इन 4 तरीकों में हमने किसी एक तरीके को सही माना और उस तरीके को, उस चीज को मानकर हमने किसी चीज का नाम रख दिया कि साहब इसको अब ये कहा जाएगा। ये तय हो चुका था पहले। तो मान लीजिएगा ये पहले से तय हो चुका है। तो मान लीजिएगा इस वर्ड का हमने नाम, किसी फूल को देखा और वो फूल हमें इस वर्ड से आज समझ में आता है। तो इस वर्ड से हमने एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे कर दिया और वो मैसेज सामने वाले तक जा रहा है। यानी कि मैं किसी चीज को कमल बोल रहा हूं तो सामने वाला भी उसे डील कर रहा है, समझ रहा है। लेकिन अगर मैं मकल बोल रहा हूं तो वो नहीं समझ रहा। तो वो जो नहीं समझ रहा, तो वो वाली व्यवस्था जो मेरा सामने वाला यानी कि मेरा लिसनर मुझे समझ नहीं पा रहा, तो वो व्यवस्था गलत व्यवस्था है और जो समझ पा रहा है वो व्यवस्था मेरी सही व्यवस्था है। तो जो सही व्यवस्था होगी अक्षरों की वो ही एक ग्रामर है, और फिर उसके बाद शब्दों की वो भी एक ग्रामर है, और उसके बाद सेंटेंसेस की वो भी एक ग्रामर है। तो ग्रामर का मतलब इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और लेटर्स टू कन्वे अ मैसेज और थॉट और वट एवर लाइक फीलिंग्स एंड अदर थिंग्स, यू नो। तो ये हमारा तरीका होता है ग्रामर को व्यवस्थित करने का। तो ग्रामर एक तरह की व्यवस्था है। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चे, चलेगा। तो ये ध्यान रखना है आप कि नॉन वर्बल और वर्बल, ये मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूं कि एक साल क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था, एक मिनट, क्वेश्चन बच्चे ये था, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन था क्वेश्चन ऐसे ही आते पेपर में, द टीचर gave
us a verbal test instead of a written test। ये पेपर में आपके एक क्वेश्चन आया था, इस बात से क्लियर हो जाता है, यहां से क्लियर होगा आपको ये चीज, अगर आपको ये समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया तो अच्छा, इसका मतलब ये होगा, आपने कहा कि ये वर्बल होते हैं, वर्बल का मतलब वर्ब से रिलेटेड, वर्ब यानी कि वर्ड, तो इसमें भी वर्ड होगा, इसमें भी वर्ड होगा। कैसे? अगर मैं कह रहा हूं कमल, मैंने कहा कमल, तो कमल जितने वक्त तक मैंने सिर्फ कहा है तो ये ओरल में आएगा, और अगर मैंने इसे लिख दिया है तो ये रिटर्न में जाएगा, लेकिन होगा वर्बली, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, शब्द तो है कहीं ना कहीं वो, तो शब्द के रूप को हम इस तरह से कहते हैं, एक तो मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूं, स्पोकन, इसको स्पोकन कह सकते हैं आप, और एक मैं लिख के बता रहा हूं, तो है वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब आप इस पर आइएगा कि टीचर ने दिया हमको एक वर्बल टेस्ट, किसके बजाय? एक रिटन टेस्ट के। तो ये जो रिटन है ये है, और ये जो वर्बल है ये है, तो इसका इससे कंपैरिजन कैसे हो जाएगा? इसका इससे होगा ना, मतलब इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया जाएगा ना, तो फिर आपका ये जो वर्ड है वर्बल, ये रिटन तो इसी का रूप है, तो फिर आपको इसे हटा के क्या करना पड़ेगा? ओरल। तो एन लगा दीजिएगा, एन ओरल टेस्ट। तो आप ये ध्यान रखना कि टीचर ने हमें एक ओरल, मतलब इसके तुलना में ये स्पोकन लिख दीजिएगा आप, स्पोकन, लेकिन स्पोकन थोड़ा सा लैंग्वेज में अलग चला जाता है, आप उसे ओरल लिखोगे। ओरल का मतलब उसने बोलकर, टीचर ने हमें सिर्फ एक बोलने वाला टेस्ट दिया लिखने वाले के बजाय। तो आप ये ध्यान रखना कि ये एग्जाम में एरर आई, तो एक्चुअली एग्जाम में एरर कहीं से भी आ सकती है, अगर किसी चीज को आप सही से डील करते हो तो वो चीज फिर क्लियर होती है आपको। अच्छा, बेस बहुत अच्छा होना चाहिए आपको, अगर आपका बेस अच्छा है तो उस पर पूरी इंग्लिश आपकी अच्छे से टिकी रहेगी, मतलब जो भी आप पढ़ोगे आगे। लेकिन बेस आपका कमजोर है तो आपकी इंग्लिश टूटती फूटती रहेगी, गिरती फिरती रहेगी, बेकार हो जाएगी भैया। तो आप ये ध्यान रखना। तो ग्रामर की हम बात कर रहे थे, तो ग्रामर हम वापस आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आप कि लेटर एक साउंड है रिटन फॉर्म में। अच्छा, लेटर को ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे कि मान लीजिएगा यू है तो इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, टी है इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो मिनिमम यूनिट है, इंग्लिश की मिनिमम यूनिट है, इसके बाद इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो ये वो यूनिट है जिसको अनब्रेकेबल हम कहेंगे। ऐसे ही आपकी कोशिका बॉडी की बात करते हैं, इंग्लिश को आप बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिएगा कैसे कंपेयर करेंगे हम? मान लीजिए आपकी ये मिनिमम यूनिट है सेल, उसके बाद आपका है ये टिश्यू, उसके बाद आपका है ये ऑर्गन, और उसके बाद आपकी है ये बॉडी। तो आपका जो इंग्लिश का तरीका है वो भी इस तरह से मान लीजिएगा। आप मान लीजिएगा सबसे छोटी यूनिट है आपकी लेटर, उसके बाद आपकी है वर्ड, उसके बाद आपका है फ्रेज हो गया, मतलब ये इस तरह से हो गया, और उसके बाद आपका है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस ही भाषा होती है, इसलिए सेंटेंस का मतलब भाषण भी हो जाता है, वाक्य हो जाता है। तो आप ये देखिएगा ये सेंटेंस, अच्छा कई सारे सेंटेंस हो तो वो एक आपका भाषा का एक रूप बन जाता है, लेकिन एक सेंटेंस आपके पर्टिकुलर थॉट को या कोई जो आपका इमोशन है या एक्सप्रेशन है, जो भी अंदर आपके दिल में चल रहा है उसको व्यक्त करने का बहुत अच्छा तरीका, अभिव्यक्त करने का अच्छा तरीका है। तो सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड, लेटर ये मिनिमम है, इसके बाद इसे तोड़ा नहीं जा सकता।
नीचे नहीं जा सकते, जैसे कोशिका से नीचे हम नहीं जा पाए, तो इस तरह से बॉडी आपकी बन जाती है। उधर आपकी इंग्लिश की बॉडी बनती है सेंटेंस के रूप में, इधर आपकी ह्यूमन या कोई भी जीव की बॉडी बनती है इस तरह से। यहां ये चीज नहीं तो ये नहीं, ये चीज नहीं तो ये नहीं, तो इस चीज के बाद, अच्छा ये तो आपको पता है 26 है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 26 है। इन 26 को मैंने जो बोला है टोटल मिलाकर वो बोला है अल्फाबेट। अल्फाबेट इन ए टोटल कलेक्शन ऑफ दीज 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट में अल्फा जो वर्ड है वो ग्रीक से आया है, मतलब ग्रीक बहुत पुरानी भाषा है तो उसके अलग अलग वो होते हैं। तो ये अल्फाबेट हो 26। अब इन 26 से इनके अपने अपने व्यवस्थित तरीके, जैसे कि मान लीजिएगा मैंने आई जोड़ा, इज लगाया, मैंने ए जोड़ा, एन लगाया, तो इस तरह से लेटर्स के जो परम्यूटेशंस हैं या कॉम्बिनेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो वर्ड तैयार होते हैं, मानिए इंग्लिश की बात करें तो अराउंड 5 lakhs हैं, अराउंड, तो 5 lakhs वर्ड्स हो गए आपके, ठीक है। अब ये वर्ड्स को आपको व्यवस्थित करना है, मतलब एक मीनिंगफुल थॉट दिखाने के लिए, जो आपके दिल में चल रही है बात वो आपको सामने वाले को बताना। मान लीजिएगा आपको प्यास लग रही, तो आप इसको कैसे बताओगे, एक पर्टिकुलर सेंटेंस के थ्रू, यानी कि वो चीज जो क्लियर मैसेज आपका आपके लिसनर तक पहुंचाए। तो फिर इन शब्दों का जो अरेंजमेंट होगा, वर्ड्स का अरेंजमेंट, वो एक व्यवस्था कहलाएगी, और उस व्यवस्था को मैं बोलूंगा ग्रामर। ये व्यवस्था कहलाएगी बच्चों ग्रामर, व्यवस्था। व्यवस्था में व्य आ रहा है और व्या से बन गया व्याकरण, तो आपकी व्याकरण यहां से तैयार होगी। यानी कि अगर आप शब्दों की व्यवस्था सही से, देखिए मैं आपसे मान लीजिए मुझे पानी चाहिए, तो मैं इशारों से काम कर सकता हूं, ऐसे करके कहूंगा तो शायद आप मुझे पानी ला के दे दो। एक दो बार पूछोगे पानी, आप पूछोगे दूध, कोल्ड ड्रिंक, खाना, पानी, तो मैं इशारों से पानी ले लूंगा आपसे। अगर मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, लेकिन इसमें यह बात क्लियर आपको दिखानी है कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, तो जितना आप ऐड करते चले जाओगे अपने फीलिंग्स को, उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत पड़ती चली जाएगी। मान लीजिएगा मुझे पीने के लिए पानी चाहिए या मुझे उसको देने के लिए पानी चाहिए, तो आप कैसे बता पाओगे? उसके लिए आपको, अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप इजीली उसे कन्वे कर पाओगे, तो इसलिए लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी होगा। अब वर्ड्स जो बन जाएंगे, ये 5 lakhs के अराउंड वर्ड्स हैं, ये मैं उधर डील कर रहा हूं वोकैबुलरी वाले बैच में। इनकी व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था यहां डील होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चलें कुछ इस तरह से कि मान लीजिएगा मैंने लिखा आई गो, और एक चीज मैं लिखता हूं गो आई, तो ये जो व्यवस्था है इसमें कोई एक व्यवस्था ठीक है, कोई एक तो होनी ही है। तो मान लीजिएगा मैंने ये व्यवस्था ठीक कर ली, मान लीजिएगा आप इसे मना कर दोगे तो ये ठीक हो जाती, फिर इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा होता किसी वक्त में। तो मान लीजिएगा ये व्यवस्था ठीक है, ये इस तरह की व्यवस्था है। इसमें ये व्यवस्था में क्या आया है कि ये कोई एक्शन है और ये कोई उसका करने वाला है, एक्शन है करने वाला। अब एक्शन है करने वाला है, अगर एक्शन इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये वाली बातें अभी डील होने वाली हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। अब हम जो यूनिट पे पहुंच गए थे बच्चों, ग्रामर का मतलब कि मान लीजिएगा हमने लिखा आई गो टू स्कूल, सिर्फ एक सेंटेंस पकड़िएगा और पूरी ग्रामर कब्जे में आ जाएगी आपके। आई गो टू स्कूल, मान लीजिएगा इसका तरीका कुछ और भी हो सकता था, गो आई टू स्कूल, टू आई गो स्कूल, स्कूल टू मतलब स्कूल टू गो आई, मतलब बहुत सारे तरीके बन सकते थे।
तो अब उन तरीकों में से कोई एक तरीका हम चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने उनमें से ये एक चुन रखा और इसी को आधार मानते हुए पूरी ग्रामर यानी कि पूरी व्यवस्था को हमने तैयार कर दिया इस अंग्रेजी भाषा की। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले आपका दिमाग गया इस पे, ठीक है, जाना भी चाहिए। तो एक नॉर्मल सी मैं बात कर देता हूं कि इंग्लिश में जो शब्दों की व्यवस्था बनाई गई है वो इस तरह से बनाई गई है कि वी आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा, वी, उसके बाद ये एक्शन होगा, एक्शन, ठीक है, ये एक्शन हो गया। अब इस एक्शन को कोई तो कर रहा होगा, कोई तो बंदा होगा जो कर रहा होगा। मान लीजिएगा वो बंदा मैं यहां रख देता हूं, उसको मैंने कह दिया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, कोई तो करेगा, आगे बढ़े। ये एक्शन किसी पे तो होगा, होगा जरूर। इस दुनिया में अगर कोई एक्शन कर रहा है तो वो एक्शन हो भी रहा है किसी ना किसी पे, तो किसी पे तो होगा। तो मान लीजिएगा उसे मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट, किसी पे तो होगा, ऐसे थोड़ी कि कोई नहीं एक्शन है, कोई तो झेलेगा। अब ये जो व्यवस्था है ये क्या बन के आई है आपकी, SVO, SVO। ध्यान रखना बच्चों कि इस सेंटेंस से ही आपकी पूरी ग्रामर शुरू हो जाएगी यहां से, ठीक है। इसे मैंने कहा सेंटेंस, मैंने इसे सेंटेंस कह दिया, लेकिन एक बात मैंने ध्यान रखी है अभी तक कि सेंटेंस का मतलब सेंस प्लस टेंस, और टेंस का मतलब इस टेंस का मतलब होता है बच्चों फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेंस तो आप जानते ही हैं। तो SVO यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है, इंग्लिश इसी पे टिकी हुई है, पूरी ग्रामर इस व्यवस्था पे टिकी हुई है। ये इंग्लिश की बात मैंने की है। अगर मैं कोई और भाषा की बात करूं, मान लीजिएगा मैं बात कर लेता हूं लैटिन की। अच्छा, एक पहले लैटिन की बात करने से पहले मैं इसको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक्शन हो रहा होगा ये किसी पे हो रहा होगा, यानी कि इस बंदे ने ये एक्शन किया और ये एक्शन निकलता हुआ इस पे हुआ। आई बात समझ में? एक मिनट। अब ये वाला जो इस एक्शन को कर रहा है ये सब्जेक्ट हो गया और जिस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात, ये जो क्रिया होगी, हालांकि इसे अभी क्रिया कहेंगे, वो मैं प्रूफ करूंगा इसे क्रिया क्यों कहेंगे, इसे क्रिया क्यों कहेंगे वो मैं प्रूफ कर दूंगा बच्चों। लेकिन पहले इसको देख लेते हैं हम। ये जो वर्ब होगी, अभी मैंने वर्ब बोल दिया है फिलहाल, ये जो वर्ब होगी आपकी, ये वर्ब टाइप ऑफ एक्शन को बताएगी, टाइप ऑफ एक्शन, और इस टाइप ऑफ एक्शन से जन्म लेगा आपका टेंस। ये बात ध्यान रखना आप, यहीं से जन्म होगा आपकी ग्रामर में एक टॉपिक है टेंस, उसका टेंस का जन्म यहां से हो जाएगा। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि इतना हिस्सा मैं कह लेता हूं, ये जो है आपका, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये या तो हो सकता है नाउन, या तो होगा ये नाउन, और या होगा ये बच्चों प्रोनाउन। इसके सिवा ये तीसरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इस दुनिया में हर शब्द एक नाउन है। मैं नाउन हूं, तुम नाउन हो, हर कोई चीज जो आपको दिख रही है या महसूस हो रही है वो चीज नाउन का काम करती है। और नाउन का काम क्या होता है, नाउन कुछ करता जरूर है इस दुनिया में। यानी कि मैंने कहा, जैसे मान ये मार्कर है, तो ये मार्कर मान लीजिएगा मेरे ऐसे लग जाए
तो इसने मेरे चोट लगाई, मारी, तो इसने मुझे मारा, तो इसने भी कुछ काम किया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ काम किया। मोबाइल कोई फ़ोन कॉल सुनने में, कॉल लगाने में काम आता है, तो उसने कोई काम किया। लाइट किसी चीज़ को गर्म करने में यूज़ हो रही है या एनर्जी प्रोवाइडर है, उसने कुछ काम किया। आप कहीं जाते हो, खाते हो, आपने कुछ काम किया। पेड़ हवा देते हैं, उन्होंने कुछ काम किया। तो जो भी चीज़ दिख रही है वो कुछ काम जरूर करती है, तो एक्शन जरूर होता है। तो जब एक्शन जरूर हो रहा है किसी ना किसी के थ्रू, तो वो एक्शन प्लस जिसके थ्रू हो रहा है वो नाउन। तो इस दुनिया में मेन चीज है आपकी, ग्रामर की अगर बात करूं तो वो नाउन है या क्रिया। अगर क्रिया है तो नाउन जरूर होगा, अगर नाउन है तो क्रिया जरूर होगी, ये बात ध्यान रखना। तो पहली चीज कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये जो सिस्टम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का सिस्टम है। मतलब ये इंग्लिश में चलता है, ये किसी और भाषा में वेरिएशन के साथ चल सकता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि लैटिन की अगर मैं बात करता हूं, लैटिन एक मैं ले लेता हूं, मान लीजिएगा हिंदी, हिंदी ले लेता हूं मैं, एक मैंने ले लिया फ्रेंच, फ्रेंच ले लिया, और एक मैंने इंग्लिश, छोटा हो गया, इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश, इंग्लिश मैंने ले ली। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उसको आप समझोगे। ठीक है, मान लीजिएगा मैंने एक सेंटेंस लिखा कि एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा, मान लीजिए मैं फ्रेंच में लिखता हूं कोई सेंटेंस, मैंने फ्रेंच में लिखा राम, ये फ्रेंच में लिख रहा हूं। अच्छा, नाम कभी बदलेगा नहीं, राम नाम वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि लिपि सेम है। राम जो ओ क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है, राम जो ओ क्रिकेट, ये फ्रेंच में बोलते हैं। तो यहां पर इसका अगर मैं मीनिंग देखूं तो इसका मीनिंग निकलेगा इंग्लिश में राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका ये मीनिंग निकल के आ गया आपकी क्रिकेट लैंग्वेज, मतलब सॉरी इंग्लिश में, राम क्रिकेट खेल रहा है, यहां ये मीनिंग निकल जाएगा। लैटिन में उस हिसाब से क्रियात्मक रूप में अगर मैं एक सेंटेंस लैटिन का हिंदी में देखूं वो अलग देखता हूं मैं। मान लीजिएगा मैंने लिया एक वर्ड, एक सेंटेंस नया लेता हूं आपके लिए, हिंदी में ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं हम, द स्लेव ग्रीट्स, सॉरी इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में लेते हैं, इंग्लिश में लेते हैं, हिंदी तो आपको पता ही है, इंग्लिश में ले लेते हैं। द स्लेव ग्रीट्स द मिस्ट्रेस। मान लीजिए आपने ऐसे एक सेंटेंस लिया, तो मैं लैटिन इंग्लिश और फ्रेंच इंग्लिश इनको कन्वर्ट करके दिखाना चाहता हूं आपको कि मान लीजिएगा मैंने इसे लैटिन में लिखा, तो लैटिन में मैं इसे लिखूंगा, स्लेव का मतलब गुलाम, गुलाम होता है सर्वेंट, तो द सर्वो सॉरी सर्वस, सर्वस ग्रीट्स यानी के डोमिनम और आपका सल्यूटा। तो ये आपका, ये लैटिन में चला गया आपका। ठीक है, तो ये लैटिन है, ये इसका इंग्लिश रूप है, ये फ्रेंच है, ये इसका इंग्लिश रूप है। हिंदी की बात ही नहीं कर रहे, हिंदी में तो खुद बना लोगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वस डोमिनम सैल्यूटाट द स्लेव ग्रीट्स द मिस्ट्रेस। स्लेव ने मिस्ट्रेस को ग्रीट किया, यानी कि नमस्ते, प्रणाम, जो भी है बोलती है वो बोलता है, और यहां पे सर्वस। तो एक चीज देखिएगा आप, इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि द मिस्ट्रेस ग्रीट्स द स्लेव, मतलब मैं उल्टा नहीं कर सकता इसे, मैं ऐसे नहीं कह सकता द मिस्ट्रेस ग्रीट्स द स्लेव, मैं इसे उल्टा नहीं कर सकता, मैं इसे उल्टा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे उल्टा कर सकता हूं।
मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, सैल्यूटाट, सैल्यूटाट सर्वस डोमिनम। इसके 4 तरीके से मैं लिख सकता हूं, इसे शुरू में भी लिख सकता हूं, इसे शुरू में लिख सकता हूं, 4 तरीके बन जाएंगे, 2 लिख दिए मैंने अभी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लैटिन भाषा इतनी फ्लेक्सिबल भाषा है जिसमें आप किसी भी वर्ड को किधर भी लिख सकते हो, मीनिंग चला जाता है। इसमें यह काम नहीं हो सकता, इसमें मीनिंग बदल जाता है। मतलब जो कहना चाह रहे थे वो अब नहीं कह पाते आप। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने सेब खाया, अब मैं इसे उल्टा कर दूं, सेब ने मुझे खाया, तो मीनिंग वो नहीं है ना मेरा, मैं वैसा नहीं बोलना चाह रहा। तो इंग्लिश में वैसा नहीं चलता, इंग्लिश में यही प्रारूप रहेगा हमेशा। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। ये इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर रहना है। लेकिन लैटिन भाषा में ये बदल सकता है कोई भी। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि बंदा ये कहना चाह रहा था, अगर लैटिन की बात करें बंदे का कैसे पता चलेगा कि कर्ता कौन सा? तो बेटा लैटिन भाषा में जो कर्ता होते हैं वो यूएस वाले होते हैं, मतलब जिनमें यूएस लगा है तो समझ लेगा वो कर्ता होगा। हमारे में क्या सिस्टम है? हमारे में ये सिस्टम है कि क्रिया से जो इधर की तरफ है और अकेला है, नाउन है, वही सब्जेक्ट होगा। लेकिन इनमें ये सिस्टम है कि यूएस वाला सब्जेक्ट होगा। यूएस आ रहा ना, यूएस, यूएस का मतलब एसयू, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यूएस का मतलब एसयू यानी कि सब्जेक्ट। अच्छा, यूएम, अगर किसी शब्द में यूएम आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये आप ध्यान रखना कि यूएम वाला ऑब्जेक्ट और ये, तो खैर इसकी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें, इस लैंग्वेज में एस वी ओ, ओ वी एस, वी ओ एस, वी एस ओ, इनमें से कोई सा भी चल जाएगा, क्योंकि शब्द बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि पता है कि कर्ता कौन सा है, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस लैंग्वेज में पता नहीं होता है कि कर्ता कौन सा। एक एग्जांपल के तौर पर इसे ही मान लूं मैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं राम को हटाकर क्रिकेट को राम की जगह रख दूं तो क्रिकेट इज प्लेइंग राम, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, और मीनिंग चेंज होने पर वो बात हमें बोलनी ही नहीं थी जो पहुंच गई। तो ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में सिर्फ यही सिस्टम चलना है। तो दुनिया की 42% भाषाएं ऐसी हैं, 42% ऐसी भाषाएं हैं जिनका ग्रामर का स्ट्रक्चर ये चलता है। 42% लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनका ग्रामर का स्ट्रक्चर ये है। 45% लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनका स्ट्रक्चर SOV है, SOV। और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ भी है, मतलब वो कुछ भी हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे जब उन लैंग्वेज को तो समझ में आता है। तो आप ये ध्यान रखना बच्चों, हमारी लैंग्वेज इस स्ट्रक्चर में, इस परसेंटेज में आती है, SVO। तो हम अब जितना भी कुछ करने वाले हैं वो SVO के हिसाब से करने वाले हैं। SVO को लेकर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब SVO में एक सेंटेंस मैं आपको लेके दिखाऊं, मैं इसे मिटाने की कोशिश में हूं, अब मिटाई दूं, चलो मिटा देता हूं। मान लीजिएगा मैंने मिटा दिया, मैं ये भी मिटा ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चे, आई, क्रिया के नीचे क्रिया आ गई, आई ईट एन एप्पल। चलो कुछ सही सा खा लो। आई ईट एन एप्पल, वी है, सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट का मतलब डूअर, जो इसे डू कर रहा है, यानी कि डूअर। अच्छा, ये एक्शन है। याद रखना बच्चों, एक्शन किसी ने नहीं देखा होता है, एक्शन दिखता नहीं, एक्शन करने वाला दिखता है। यानी कि ये दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा आपको। तो याद रखना एक बात हमेशा कि ये जो कर रहा है ये ही तुम्हें दिख सकता है, ये चीज कभी दिखेगी नहीं। अगर इस चीज से तुम कोई और वर्ड बनाते हो और वो नाउन बने तो वो नाउन अनकाउंटेबल रहेगा, क्योंकि उसे तुम गिन नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पर
कॉमन नाउन को छोड़कर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ईटिंग कहा, ईटिंग, तो ये एक नाउन बन गया जेरेंड के तौर पर, तो ये दिखेगा नहीं आपको कहीं पर भी, इसे करने वाला दिखेगा। तो ऐसे ऐसे वर्ड हम आगे ग्रामर में सीखते रहेंगे, मतलब व्यवस्था को अच्छे से समझेंगे। तो आगे बढ़ जाओ जाए, आई ईट एन एप्पल, ये आपका जो है वो रिसीवर है, रिसीवर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका रिसीवर है। रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं, ऑब्जेक्ट, रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। इस सेंटेंस को सही से समझ लो जरा। अगर मैं ये एसवीओ प्रारूप है, एसवीओ एक तरह का फॉर्मेट है, इसको उल्टा कर दूं, एन एप्पल ईट्स आई या मी, जो भी आगे बताना है, वो अगर आपने कर दिया तो उससे क्या होगा कि जो मीनिंग मेरा जाना था वो गलत हो गया। लेकिन वहां लैटिन भाषा में वो नहीं हो रहा था, तो उनका सिस्टम अलग है, हमारा अलग है इंग्लिश का, हिंदी का कुछ और अलग है। हिंदी का सिस्टम ये है, अगर मैं हिंदी के सिस्टम की बात करूं बच्चे, तो इसमें आ रहा है मैं एक सेब खाता हूं, तो मैं यानी कि हिंदी के हिसाब से आता है मैं ऑब्जेक्ट और फिर वी, तो एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि मैं एक सेब खाता हूं, तो ये हिंदी के हिसाब से है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें ये प्रारूप चलता है, लेकिन ये इंग्लिश का है। अब हम इसे सीखेंगे। जब भी इंग्लिश का सेंटेंस आप सीखोगे तो आप यहां से शुरू करोगे और आप इधर से शुरू करते वक्त इधर की तरफ बढ़ोगे। ये बात ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम में एरर सॉल्व करनी होगी। एरर का मतलब कुछ गड़बड़ होगा, डिफॉल्ट होगा सेंटेंस में, कुछ उसमें इधर उधर हिल रहा होगा मामला उसका, तो उसका हमको फिट करना है, ठीक करना है, फिक्स करना है। तो ये हो गया। ईट को पहले नहीं लगा सकते, एन को यहां नहीं रख सकते। अच्छा, लैटिन भाषा में आपने देखा होगा आर्टिकल चल ही नहीं रहा, आर्टिकल आते ही नहीं वहां पर खुद समझ में आ जाता है कि जिसमें यूएस लग रहा है वो करता है और करता ही नाउन होता है, तो नाउन उसमें लगाने की उन्हें जरूरत नहीं है। अब यहां पर ईट क्रिया है, इसने की है, तो ये एक तरह का आपका सिस्टम बना। चलेगा, ये अब ये सिस्टम बन ही गया है, तो इस सिस्टम को आगे लेके हम बढ़ते हैं। ये मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि सेंटेंस को इधर से शुरू करना है, उधर तक ले जाना है। कैसे? मैं खाता हूं एक सेब, ये बात ध्यान रखना। अब मैं खाता हूं एक सेब, अब मान लीजिएगा ये लिख दिया कहीं हमने, आई ड्रिंक एन एप्पल। अब मान लीजिएगा ये मैंने लिख दिया आई ड्रिंक एन एप्पल, तो मैं ड्रिंक की जगह ईट लिखूं कि एन एप्पल की जगह वाटर लिखूं, तो ये हमें देखना होगा। तो मैंने फिर से बताया, आपकी दिशा ये होनी चाहिए, जब आपकी दिशा इधर से इधर की तरफ जा रही है तो इधर की तरफ जाते वक्त दिशा के हिसाब से मैं पीता हूं, ये बाद में पड़ेगा। तो जो बाद में पड़ेगा वो ठीक होना है पहले के हिसाब से, ये नहीं कि जो पहला पड़ गया है वो बाद के हिसाब से ठीक होगा। याद रखना, आने वाला जो हमारा वर्तमान चल रहा है ये पास्ट की तुलना में होता है, फ्यूचर तो देखा ही नहीं किसी ने, तो प्रेजेंट को हम पास्ट की तुलना में कंपेयर कर रहे हैं कि आज जो है वो पहले से आगे हैं। तो याद रखना, अब जब हम सेंटेंस में बढ़ेंगे आगे तो ड्रिंक को ईट नहीं करेंगे, एन एप्पल को क्या करेंगे, द वाटर या जो भी लिखना है वो करेंगे, लिक्विड लिख देंगे। लेकिन अब आप कहोगे लेकिन ये भी 100% बात सही नहीं हो है, क्योंकि इतना सा सेंटेंस दिया है तो सही बात है, लेकिन अगर सेंटेंस में कुछ मीनिंग हो रही हो, क्या पता वाकई में कुछ पीने की बात हो रही हो, तो हम खाने की बात हो रही हो। मान लीजिए किसी पार्टी में गया, जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं कि आई wanted to eat I want to eat some solid thing. I wanted to eat some solid thing. मैं कुछ ठोस चीज खाना चाहता हूं। I drink an apple. तो अब इसके मीनिंग पे आपका ये अगला सेंटेंस डिपेंड करेगा। तो
तो अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, ये नहीं देखना कि इधर से शुरू हो गए तो उधर को अगला वाला जो आएगा वो पहले वाले के हिसाब से चेंज होगा, यहां वो हिसाब नहीं बनेगा। अब ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंडेंट है, तो यहां सॉलिड थिंग की बात कर रहे थे, तो सॉलिड थिंग तो आपकी ये है, तो ये तो सेम रहेगी, ये बदल नहीं सकती क्योंकि इसकी बात पहले हो चुकी है, तो आपको क्या बदलना पड़ेगा, ईट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि जब भी आप एसवीओ को पकड़ोगे, शुरुआत करिएगा सब्जेक्ट से, वर्ब की तरफ बढ़ते हुए निकल जाइएगा आगे को, और आगे को निकलने के बाद आप उस चीज को, अगली वाली चीज को पहले की तुलना में चेंज करना, ना कि पहली चीज को अगली वाले की तुलना में चेंज करना। लेकिन अगर कुछ और दिया हो उसके हिसाब से फिर आपको वो अपना कॉम्प्रीहेंड करते हुए, कंटेक्स्ट निकालते हुए फिर वो आगे बढ़ना है, वो अलग सेंस होता है। एग्जाम में ये नहीं देख पाते, बस आप एक सेंटेंस को पकड़ लेते हो पर उसी पे टिके रहते हो, उसी में भरना होता है, उसी में कुछ भी करना होता है। आप पूरी चीजों को पढ़ा करो। क्लोज टेस्ट जब आप सोल्व करते हो ना, क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट में हर अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है या अगले वाले पे भी डिपेंडेंट होता है। तो हमें वो चीज देखते ही नहीं, तुम बस वो ब्लैंक वाला इधर का हिस्सा देख लिया, इधर का हिस्सा देख लिया, बात सही चल रही है, बात वो 4 ऑप्शन देके भर दिया, तुरंत आगे सरकारी नल पे पानी पी लिया। तो तुम ये करते हो भैया, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चीजों को एक एक करके करना होगा। अब जब ये एसवीओ आ गया तो हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। कैसे? मान लीजिएगा एस मिल गया आपको, वी मिल गया आपको, ओ मिल गया आपको। एस का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलिए मान लीजिएगा ये सब्जेक्ट मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं तुमको, मैं पढ़ाता हूं तुमको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप इतनी सी बात कह दी, मैं तुमको पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे कुछ और भी बताना है, मेरे अंदर और चल रहा है, मुझे अपनी सारी भावनाएं देनी है जो मुझे देनी थी। अभी क्या मिला मुझे तो सिर्फ कर्ता मिल गया, मुझे सिर्फ क्रिया मिल गई, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट मिल गया। मेरे अंदर और भी कुछ चल रहा है, मतलब मेरे अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं जिन्हें मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, और मेरे पास शब्द भी हैं। तो दुनिया के जितने भी शब्द हैं, अच्छा एक चीज और, दुनिया के जितने भी शब्द हैं उन्हें कैटेगराइज करने का तरीका मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में, यूट्यूब पे देख लेना आप, उसमें मैंने काफी अच्छे समझा दिया। पिछली वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, ताकि आपको कनेक्ट हो जाएं चीजें। अब ये जो सब्जेक्ट होगा बच्चों, ये या तो होगा नाउन या होगा ये प्रोनाउन। ये बात आपको ध्यान रखनी है 100%। ये क्रिया आपके टाइप ऑफ एक्शन को बताएगी। टाइप ऑफ एक्शन मतलब एक्शन किस प्रकार का, जो घटना घटी है वो किस तरह की है। अच्छा, ये जो होगा ये या तो होगा प्रोनाउन या होगा ये नाउन, बस यही अंतर है। अच्छा, ये अगर लैटिन में होता तो लैटिन में क्या था, ये बदल जाते हैं, ओ पहले आ सकता, वी बाद में जा सकता, एस बाद में जा सकता, ये बदल सकते हैं, इधर उधर चेंज हो सकते हैं, ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। वहां इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि देखने से ही, उनकी स्पेलिंग से ही पता चल रहा था कि ये सब्जेक्ट ही बनता है, क्योंकि यूएस आ रहा था लास्ट में। लेकिन इनकी स्पेलिंग में पता नहीं चल पाता। जैसे मैं कहूं आपसे कि राम टीचेस रमेश, राम रमेश को पढ़ाता है। अगर इसका उल्टा मैं कर दूं, रमेश मतलब शुरू में ले आऊं टीचेस राम, तो कोई नहीं कह सकता कि ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि सेंटेंस में रमेश भी पढ़ा सकता राम को, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर हमें मीनिंग यही पहुंचाना था पहला वाला,
तो फिर हम इस वाले सेंटेंस को अगर लिख दे तो फिर तो गलत हो जाएगा मीनिंग, तो उल्टा होने लगेगा, रमेश पढ़ाने लगा राम को, ऐसा तो नहीं चाह रहे थे ना हम। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे, मतलब रमेश राम को ही कर्ता बनाएंगे। लेकिन लैटिन भाषा में क्या होता था, लैटिन भाषा में स्पेलिंग में ही पता होता था कि ये कर्ता, क्योंकि यूएस लगा था और यूएम लगा था ऑब्जेक्ट में, मतलब यूएम वाले वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं और यूएस वाले वो उन्होंने ऐसा करके बताया। तो ये बात उन्होंने ध्यान रखी, लेकिन इसमें ध्यान नहीं रहती। तो फिर इसमें वर्ड की प्लेसिंग बहुत जरूरी है, मतलब वर्ड का कहां रखा जाना है, जहां रखा जाएगा वही फंक्शन वो करेगा, ये बात ध्यान रखना। अब आपने देखा कि ये प्रोनाउन हो गया, ये टाइप ऑफ एक्शन हो गया, ये फिर से नाउन प्रोनाउन हो गया। इन्हें अगर ऐसे करके उठा के यूं कर दूं तो फिर ये काम इस पे ये करने लगेगा इस पे। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं रिसीवर, इसे हम रिसीवर कहते हैं। ये होता है बेटा रिसीवर ऑब्जेक्ट। क्या रिसीव करता है, इसने जो कुछ करा है, इसने जो रायता फैलाया है, इसने जो दिक्कत पैदा करी है, उसको ये रिसीव करेगा। मान लीजिएगा मैंने रमेश को पीटा, तो मैंने पीटने का एक्शन किया, मैंने ऐसे ऐसे हाथ घुमाया और उसको मुंह पे जाके लगा, तो एक्शन तो उसने झेला ना मेरा, तो उसने रिसीव करा। तो ये एक्शन बेरर भी होता है, इसको बेरर भी बोलते हैं, एक्शन बेरर, एक्शन बेरर ये भी होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सब्जेक्ट पे आ गया मैं वापस। सब्जेक्ट हमेशा होगा डूअर, हमेशा नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी भी क्रिया, इस क्रिया के हिसाब से इसका नाम है। अगर ये क्रिया एक्शन की नहीं है तो फिर ये डूअर नहीं होगा। अब ये इतना काम कर रहा है, डूअर होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ये एक्शन इधर की तरफ होगा और ये एक्शन इस पे होगा। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिएगा मैंने रमेश को पीटा, मैंने रमेश को पीटा। पीटने वाला कौन है, कौन कर रहा है इस काम को, मैं। रमेश कौन है, पिटने वाला, झेल तो वही रहा, महसूस, मतलब उसको दर्द होगा, वो बियर करेगा, वो महसूस करेगा, उसको दिक्कत होगी, तो ऐसे वो हो रहा है। अच्छा, ये कर रहा है, ये एक्शन है। लेकिन इन पूरे सेंटेंस में तुम्हें दिख कौन कौन रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस में तुम्हें या तो मैं दिख रहा हूं या रमेश दिख रहा है। ये जो बीच का सिलसिला है ना, ये किसी को नहीं दिखता। मतलब मैं जो थप्पड़ मारूंगा किसी को या मैं पीटूंगा रमेश को, तो मेरा हाथ हिलता हो, मेरा हाथ दिखेगा तुम्हें ऐसे, यानी कि मेरा हाथ मैं ही तो हूं, ये मैं ही तो हूं। अच्छा, वो रमेश ऐसा करके दिखेगा तो वो रमेश ही दिखेगा आपको। ये जो बीच की एक्टिविटी हुई है, नोबडी कैन सी दिस। तो इससे जो भी एक्टिविटी हुई है उसे कोई देख नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। अब बहुत कुछ निकलेगा बच्चों यहां से। अब टाइप ऑफ एक्शन है, इसी से निकलता है आपका टेंस, यहां से जन्म लेता है आपका टेंस। ठीक है। अब मान लीजिएगा मैं एक सेंटेंस लिखूं ऐसे करके कि राम स्कॉल्डेड करण, राम ने करण को स्कॉल्ड किया। ठीक है बच्चे, राम ने करण को स्कॉल्ड किया, करण ने एक्शन झेला, राम ने किया। ठीक है। अब ये जो राम है और ये स्कॉल्डेड जो है और ये जो करण है, इस पूरे काम में तुम्हें सिर्फ दो आदमी दिखेंगे, ये नहीं दिखेगा। अच्छा, ये जो राम है इसके बारे में मैं कुछ इसे सजाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब
राम के बारे में कुछ और जानकारी। भाई इतने ये सेंटेंस हो गया, इतने से मेरा इतना मीनिंग चला गया जितना मुझे इतना बोलना है। मान लीजिए मुझे कहना राम ने श्याम को पीटा, लेकिन राम की कुछ मैं और बातें बताऊं तुम्हें, राम के बारे में और डिटेल दूं कि राम मान लीजिएगा बुरा है, राम अच्छा नहीं है, या राम अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदार राम, या वो वाला राम, हाँ, या वो वाला करण, या वो वाला रमेश। तो मैं इन दो लोगों के बारे में अगर कुछ और जानकारी देना चाहूं कि भाई ये ईमानदार है, ये श्याम, ये राम ईमानदार है, करण सुंदर है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये बदनाम है, ये गुमनाम है, इनके बारे में, दोनों लोगों के बारे में अगर मैं कुछ और डिटेल देना चाहूं तो दे पाऊंगा मैं। वो जो डिटेल जाएगी वो इनका आभूषण होगी, आभूषण, इनके बारे में और जानकारी। जैसे मैं कहूं गुड राम, यानी कि गुड राम यानी कि अच्छा राम, अच्छा राम है, मतलब राम अच्छा है, इसको ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बता रहा, राम अ गुड पर्सन ऐसे भी कह सकते हैं। तो मैंने ये कहा, ठीक है, अगर कोई राम ऐसा है जो स्पेसिफिक है, मान लीजिए दुनिया में बहुत सारे राम हैं और आप किसी स्पेसिफिक राम की बात कर रहे हो, तो आप फिर उसमें दा लगा दोगे, द राम स्कोल्डेड, जो भी कहना चाह रहे हो आप, तो या आप इसे और स्पेसिफाई करना चाह रहे हो, दैट राम। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको अगर और देनी है तो वो जानकारी भी एक नाम से जानी जाती है और उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि इस सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज अगर ऐड की जाए तो वो कहलाएगी बच्चों एडजेक्टिव। सेम काम उसके लिए भी होगा, इसके बारे में अगर कोई चीज ऐड की जाए तो वो भी होगी एडजेक्टिव, क्योंकि दोनों चीज सेम है ना, यहां भी ये सेम है तो एडजेक्टिव को कहलाएंगे दोनों, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगी। ठीक है, क्या क्या मिल गया आपको ग्रामर में? आपको नाउन प्रोनाउन मिल चुके हैं, नाउन प्रोनाउन, आपको वर्ब मिल गई, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव मिल गया, आपको 4 चीजें मिल गई। अब ये 4 चीजें मिलने के बाद आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 4 और ढूंढ के निकालने हैं। अब क्या हुआ, ये जो टाइप ऑफ एक्शन है, इस एक्शन के टाइप को मैं करूंगा ये कि ये एक्शन के बारे में कुछ आगे बताने के चक्कर में कि ये एक्शन हुआ कब। भाई एक बात बताइएगा, कोई भी एक्शन किसी वक्त तो होगा, आपके वक्त चल रहे हैं, मान लीजिएगा पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, इनमें कभी तो घटित होगा कोई एक्शन। उस घटना को हम लोकेट करना चाह रहे हैं, उस घटना को, उस एक्शन को हम उस टाइम लाइन पे कहीं ना कहीं अंकित करना चाह रहे हैं, उसे दिखाना चाह रहे हैं। तो वो दिखाओगे कैसे आप? एक सेंटेंस देता हूं मैं आपको, मैंने सेंटेंस दिया आपको, राम प्लेइंग द क्रिकेट, राम प्लेइंग द क्रिकेट। क्या आपको पता चल रहा है इसमें कि ये कब की घटना है? इसमें आपको ये तो पता चल रहा है कि एक्शन किस प्रकार का, आईएनजी वाला है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, यानी कि सतत एक्शन है, यानी कि अधूरा एक्शन है। तो ये इनकम्प्लीट एक्शन को तो बता रहा है, इनकम्प्लीट एक्शन, लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि ये एक्शन किस वक्त में घटित हो रहा है। कैसे बताएगा? कुछ इसके पहले लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर क्रिया की हेल्प की जाए ये बताने के लिए कि ये एक्शन उस वक्त हुआ था, तो वो जो हेल्प करने वाली एक और क्रिया आप दिखाओगे, उसको बोलोगे आप हेल्पिंग वर्ब, और ये क्रिया बताती है आपका टाइम। ये क्रिया आपका टाइम बताएगी। तो आपका एक चैप्टर हो गया टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस यहां से निकल के जाएगा आपका। तो ये क्रिया आपका, आप मान लीजिएगा मैंने इसमें इज लगा दिया, इस सेंटेंस में मैंने इज लगा दिया, तो आपको पता चल गया प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें वॉज लगा दूं तो आपको पता चल जाएगा पास्ट था। अगर मैं इसमें विल बी लगा दूं, विल बी, तो आपको पता चल जाएगा साहब फ्यूचर है। तो ये बात ध्यान रखना आपको कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है,
यही निर्धारित करेगी कि सेंटेंस किस वक्त में घटित हुआ है, यानी कि उसमें जो घटनाएं हुई हैं सेंटेंस की वो किस वक्त हुई हैं, वो कब हुई हैं, उसका टाइम क्या रहा है। ये नहीं बता पा रही, इससे कुछ नहीं पता चलेगा आपको। एक सेंटेंस को छोड़कर, और वो भी डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनिट होता वो भी, उस इनडेफिनिट सेंटेंस को छोड़कर आप कहीं नहीं बता पाओगे कि ये क्रिया कब घटित होती है, सिर्फ इनडेफिनिट को छोड़कर। और नाम ही इनडेफिनिट है, उसको तो वैसे ही डिफाइन नहीं हो पा रहा। तो आप ये ध्यान रखना, बाकी सारे सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही इस चीज की हेल्प करेगी क्रिया की, कि उसे ये बता पाए कि बेटी तू अब हो रही है। तो ये इसकी हेल्प करने के लिए आपको ये जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपने हर सेंटेंस में देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होती है लगानी। एक एग्जाम्पल के तौर पर और बता दूं मैं आपको कि आई डन इट, आई डन इट। अगर आप इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं देते, अच्छा इससे क्या पता चला, ये तो मेन वर्ब है, ये मेन है, तो इसे मेन वर्ब कह देते हैं कुछ लोग, इसे कह देते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब इसलिए कह रहे हैं कि मेन एक्शन तो इसी में है। तो डन, अब इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये घटना कब की है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिखानी पड़ेगी। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा पाते तो बेटा इससे ये नहीं पता चल पाएगा सेंटेंस कब घटित हुआ। और जिस सेंटेंस का ये ना पता चल पाया कि घटना कब की हुई है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें टेंस नहीं हो सकता। टेंस का मतलब उसमें क्रिया का वो वक्त नहीं हो सकता जब वो घटित हुई है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप हैव दिखा देते हो तो प्रेजेंट है, हैड दिखा देते हो तो पास्ट है, और विल हैव दिखा देते हो तो ये फ्यूचर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब यूं ही नहीं होता है कि भाई लगना ही होता है इसे, इसकी जरूरत है, तो जरूरत पड़ती है इसकी, तो जरूरत पड़ती है तो हम यहां हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आपका इतना पोर्शन हो गया, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो एक काम करेंगे बच्चों, अगली वीडियो में यहां से मैं थोड़ा सा और कवर करूंगा और इस सेंटेंस को मैं पूरा कर दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ गलती हुई हो तो बच्चों माफ करना, लेकिन कोशिश करना आप समझने की। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझी नहीं जा सकती। आप हर चीज को रूल्स से पढ़ लेते हो, आपको यह नहीं पता होता है कि रूल्स क्यों बनते हैं। रूल्स बनते तब हैं जब घटना घटित हो जाती है। पहली बार में रूल बनता हुआ नहीं देखा होगा आपने, तो रूल्स की बात आप छोड़ दीजिएगा। जब भी ग्रामर मुझसे पढ़ो आप, तो मैं रूल्स के जरिए शायद ना पढ़ा पाऊंगा आपको, माफ करना, लेकिन मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, हर चीज को समझाऊंगा। एग्जाम में समझदारी काम आती है, एग्जाम में रटी हुई चीजें काम नहीं आती, क्योंकि आजकल हर चीज बदलते हुए रख रहा है वो एग्जाम में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस का इतना प्रारूप, यानी कि सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी तक जांच लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और बाकी 4 और करेंगे, और इस तरह से सेंटेंस हमारा पूरा फिनिश होगा। और फिर हम ग्रामर पे आगे टॉपिक वाइज कदम रखेंगे। हम फिर पढ़ेंगे इस बंदे को, इस बच्चे को हम पढ़ेंगे। इस बच्चे को जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। तो हम इस तरह से आगे बढ़ते, फिर हमें मिलेगी टाइम एंड टेंस, तो अगला चैप्टर हम टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।